नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज का महत्वपूर्ण मुद्दा है वक्फ संशोधन विधेयक 2025 दोनों सदनों से पास होने के बाद महामहिम राष्ट्रपति जी के पास हस्ताक्षर के लिए गया है। उसके बाद केंद्र सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करेगी और अब ये विधेयक विधि बन जाएगा। उसके पहले आपने बवाल सवाल सड़क से लेकर के संसद तक देखा, उस पर बात करके आपका टाइम खराब नहीं करूंगा। एक नया विषय आया है, उस पर विश्लेषण आवश्यक है। वह विषय है कि इसके पास होने के बाद कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं, कुछ राजनीतिक दल इसे सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज कर रहे हैं। तो क्या यह सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज हो सकता है? क्या सर्वोच्च न्यायालय इसको समाप्त कर सकता है? कुछ रियायत दे सकता है? चर्चा यार इसी पर होगा। मित्रों, चर्चा की शुरुआत करने से पहले एक बात बड़ा महत्वपूर्ण है और मुझे तो वो हास्यास्पद लगता है। पता ना आपको कैसा लगता है, मैं सामने रख रहा हूं, वो आप आकलन करें कि वो हंसने वाला बात है, रोने वाला बात है या कुछ सोचने समझने वाला बात है। जो महत्वपूर्ण लोग इस विधेयक के विरुद्ध में सर्वोच्च न्यायालय जा रहे हैं या जाएंगे या जाने की बात कह रहे हैं, उसमें कुछ लोग तो हैं जिन्होंने सीरियसली इसका अपोज किया। उनको मौका मिला, जहां जहां उन्हें उसका विरोध किया, समाचार चैनलों पर विरोध किया, सड़क पर विरोध किया, और वो संसद सदस्य थे, उन्होंने संसद में भी इसका विरोध किया, पुरजोर विरोध किया। संसद में उनको मौका मिला था, बहस में भाग लेकर के विरोध किया, बिल के विरुद्ध मतदान दे करके विरोध किया। लेकिन मजे की बात है कि कांग्रेस ने भी इसका विरोध करने का निर्णय लिया है। राहुल गांधी ने भी इसका विरोध का फैसला किया है। राहुल गांधी के विरोध का फैसला मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे अभी हाल में आपको पता होगा 10 दिसंबर को मेरी बिटिया की शादी थी और कई लोग कई कारणों से शादी में शरीक नहीं हो पाए, आशीर्वाद देने के लिए नहीं आ पाए। वजह था कि 10 दिसंबर को बहुत लगन था, कईयों के घर में शादी थी, औरों की छोड़िए, मेरे अपने भतीजे के बेटे की भी शादी थी, तो कैसे आता? चाचा भतीजे अपने अपने घर से एक दूसरे के बेटियों को आशीर्वाद दिए, तो उन्होंने किसी दूसरे के हाथ पैसा भिजवा दिया कि न्योता लिखवा देना ताकि हमारा आशीर्वाद पहुंच जाए। और राकेश जब न्योते का लिस्ट पढ़े तो उसमें रहे कि भाई हाँ फलाना आदमी भी आया था, क्योंकि न्योता लिखवाया गया है। अब कहाँ याद रहेगा उसको कि आया था कि नहीं आया था? तो वही न्योता लिखवाने जैसा राहुल गांधी ने अपना नाम भी सुप्रीम कोर्ट के केस दायर करने वालों की लिस्ट में डाल दिया। मैं वो ये बात क्यों कह रहा हूं, वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो आप जानेंगे तो आप भी कहेंगे कि मामला न्योता लिखवाने जैसा ही है, कि लिस्ट में नाम बना रहे और लोग जाने कि राहुल गांधी ने भी इसका विरोध किया। राहुल गांधी के पास मौका था संसद सदस्य के रूप में इसमें विरोध में मतदान देने का, लेकिन राहुल गांधी के परिवार के 3 लोग सदन में हैं, मां, बहन और स्वयं राहुल गांधी। 2 लोग तो लोकसभा में निर्वाचित हुए हैं। वायनाड से जहां राहुल गांधी जीते थे, उस उपचुनाव में प्रियंका जी ने वहां से किस्मत आजमाया और किस्मत उनका साथ दिया, संसद सदस्य। पुरानी परंपरागत सीट से अपने माताजी वाला राहुल गांधी रायबरेली से सांसद है और उनके पूज्य माताजी राजस्थान से राज्यसभा में है। राहुल गांधी तो सदन में नहीं आए, प्रियंका गांधी ने मतदान नहीं दिया और माताजी का पता नहीं। मतलब यह 3 महत्वपूर्ण वोट जो वह संशोधन अधिनियम के विरुद्ध में जा सकते थे, वह नहीं हुआ। मतलब जब आपको मौका था सदन में सदस्यता हासिल करने के, सौभाग्य से उसका विरोध करने का, आपने नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, वहां आपको कितना रिलीफ मिलेगा वो तो मैं भी आगे बताऊंगा। लेकिन यह बात सबको चिंता में डाल रहा है कि आखिर राहुल गांधी ने लोकसभा में उसके पक्ष में या विपक्ष में मतदान क्यों नहीं किया।
आपको वक्फ संशोधन अधिनियम पसंद था तो आप पसंद में वोट देते, ना पसंद था तो ना पसंद में वोट देते। लोकसभा में संसद के रूप में आपको दिए गए अधिकार का पालन क्यों नहीं किया? यह वही बताएंगे। मैं कैसे बता सकता हूं? मामला उनका है, उनसे ना तो मेरा कोई सीधा संपर्क है ना ही संबंध है। वही बात उनकी बहन प्रियंका गांधी के साथ भी हुआ, उनके पूज्य माता जी के साथ भी हुआ। तो मुसलमान समाज यह जरूर पूछना चाहेगा कि आपको संसद में मिले हैसियत को क्यों नहीं इस्तेमाल किया और इसको रोकने के लिए मतदान क्यों नहीं दिया। माना कि आपके 3 वोट से वो नहीं रुक पाता, लेकिन यह कहा जाता ना कि मैंने अपनी भरपूर क्षमता से इसका विरोध किया था, जितना क्षमता लोगों ने मुझको दिया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विचार सब लोग करें, मैं तो चिंतित ही हूं। अब आते हैं कि सदन में पास होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय में क्या होगा। मित्रों, थोड़ी बहुत कानून की मालूमात के उपरांत मैं आपको यह कहने के पोजीशन में हूं कि संसद में जो पास हो गया उसका सर्वोच्च न्यायालय में क्या हो सकता है। देखिए, मैंने पिटीशन पढ़ा नहीं है कि उन्होंने पिटीशन में क्या लिखा है, क्या ग्राउंड लिया है, क्योंकि ग्राउंड का जब तक पता नहीं होगा तब तक उसकी सही व्याख्या नहीं की जा सकती। लेकिन एक चीज जो व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी व्याख्या हो गया लगता है, वह यह है कि यह कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में शायद जाएगा, क्योंकि ये मामला कॉन्स्टिट्यूशनल है, सदन के दोनों सदनों से पास हो गया है और आर्टिकल 32 में यह सब चैलेंज होने की उम्मीद है, जो नहीं हो पाएगा, क्योंकि संसद को कानून बनाने का जो मौलिक अधिकार है उसको रिड्यूस करेगा अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई स्टे देता या दखलंदाजी करता है। सुप्रीम कोर्ट सदन में हुए मामलों में सिर्फ एक ही चीज देखता है कि यह संविधान के मूल भावना का उल्लंघन तो नहीं है, संविधान के मूल प्रारूप को परिवर्तित तो नहीं कर रहा है और संविधान के मूल संरचना के विरुद्ध तो नहीं है। एक एक करके बात कर देते हैं। सबसे पहले कि क्या यह संविधान के विरुद्ध है, तो वह बोर्ड अधिनियम में संशोधन हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है। अगर समाप्त होता तो यह संविधान के विरुद्ध होता, क्योंकि वह संविधान से जुड़ा हुआ मामला है। तो अमेंडमेंट करना संसद का अधिकार है। पूरे संविधान को ही छलनी कर दिया गया है। सदन को अधिकार है संशोधन करने का और सदन ने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया, बहुमत का सहारा लिया और इसमें संशोधन किया। तो समाप्त नहीं किया है, संशोधन किया है, वो गैर कानूनी नहीं है, कानूनन है। अब आता है कि क्या फंडामेंटल राइट बीच हो रहा है, तो आपको फंडामेंटल राइट मिला क्या है, यह पहले जान लीजिए। वह बोर्ड के अंतर्गत आपको दान दी गई संपत्तियों को हड़पने का अधिकार तो है नहीं। अगर आपको किसी ने वह किया है, उसका वह मरम्मा होगा, उसकी कहीं कोई कागज होगी, अगर वो है तो उसको कोई नहीं ले रहा है। सदन के दोनों सदनों के बहसों में यह क्लियर हो गया है कि हम इस पर कोई दखलंदाजी नहीं देंगे, जो संपत्ति आपकी है वो आप ही की रहेगी। दूसरा क्या है कि किसी ने कहा है कि यह इस्लाम होने पर हमारे धर्म के आजादी पर कुठारघात है, हनन है, क्योंकि इस देश में राइट टू रिलीजन है। हाँ, बिल्कुल है। सुप्रीम कोर्ट नहीं, संसद से राइट टू रिलीजन मिला हुआ है और राइट टू रिलीजन का यहाँ बीच नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको मुसलमान धर्म मानने की मनाही कहाँ है। और अगर वक्फ बोर्ड संशोधन मुसलमान के विरुद्ध होता तो यह कुरान शरीफ में होता। अबू बकर के जमाने तक वक्फ नाम की कोई चर्चा थी नहीं। जो हदीज हुआ करते थे पहले, उनमें कहां लिखा था कि वक्फ होगा, क्योंकि इस्लाम का मूल आधार कुरान शरीफ है। तो कुरान शरीफ में वक्फ का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। इस्लाम का जब संशोधन हुआ, इस्लामिक एक्ट बना, उसमें भी कहीं वक्फ का संशोधन नहीं है। तो यह धार्मिक मामलों में आजादी का प्रश्न नहीं है, तो राइट टू रिलीजन इसमें बीच नहीं हो रहा है।
सुप्रीम कोर्ट राइट टू रिलीजन देखेगी, राइट टू लाइफ देखेगी, राइट टू एक्ट देखेगी, वो इन सब चीजों का कहीं कोई वायलेशन नहीं हो रहा है तो संविधान संशोधन कुछ नहीं हुआ है, संविधान में अमेंडमेंट हुआ है तो वह सर्वोच्च न्यायालय इसको एंटरटेन नहीं करेगी, जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि संविधान के विरुद्ध यह मामला नहीं बनता है। अब कहा जा रहा है कि इसमें हमारी जमीन में हड़प ली जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट जमीन हड़पना और जमीन देखने का काम नहीं देखता। जो बिल पास हुआ है उसमें मोटा मोटी जो 3-4 चीजें आपत्ति योग्य हैं जिसमें मुसलमान समाज को आपत्ति है, वो यह कि आप गैर इस्लामिक लोगों को क्यों रख रहे हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष है और वह बोर्ड एक बोर्ड है, वह इस्लामिक संस्था नहीं है, यह पहले क्लियर हो जाना चाहिए। संस्था और बोर्ड में बड़ा अंतर होता है। किसी भी बोर्ड को गौर करने के लिए बोर्ड का मैनेजर होता है और वह इस्लामिक विद्वान हो यह कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वहां मामला इस्लाम के पढ़ाई का नहीं है कि जी वो फलाना जी बोर्ड के डायरेक्टर मैनेजर बने हैं उनको इस्लाम की ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड में इस्लाम की पढ़ाई नहीं होती है। बोर्ड में संपत्तियों का संरक्षण होता है, मैनेजमेंट होता है, तो ज्यादा से ज्यादा उसका मैनेजर को मैनेजमेंट की स्किल होनी चाहिए। वो एमबीए हो सकता है या अनपढ़ मैनेजमेंट में तेज आदमी हो सकता है, उसको कुरान शरीफ नहीं पढ़ाना है, क्योंकि वह बोर्ड में कुरान शरीफ पढ़ाने की बाध्यता नहीं है। वो उसके द्वारा संचालित मदरसों का काम है जहां मौलवी हैं और वहां इस्लामी की जरूरत है। वह बोर्ड में अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो तो उससे उसके मूल संरचना पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो पहले छूट था कि आप रिवाइज के लिए या रिलीफ के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते थे, उन्हीं के बोर्ड में जा सकते थे। अब की बार उसमें एमेंड कर दिया गया है कि नहीं, आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो हाई कोर्ट में तो मुसलमान जज भी हो सकता है और हिंदू जज भी हो सकता है, और हमारा कोर्ट धर्मनिरपेक्ष है। जो आसन पर बैठा हुआ हिंदू मुसलमान नहीं, वो न्यायाधीश है, और न्यायाधीश का ना कोई जात है ना धर्म है, उसका न्यायिक कर्म है और वो अपने कर्म के तहत बधा है, कानून के अंतर्गत बधा है, उसको धर्म से नहीं बांधा जा सकता। अब आता है कि कलेक्टर संपत्तियों का देखरेख और मॉनिटर करेगा। जिलाधिकारी भी धर्मनिरपेक्ष पोजीशन है, क्योंकि उस सीट पर मुसलमान भी बैठा है, हिंदू भी बैठा है, ईसाई भी बैठा है, पंजाबी भी बैठा है, जैन भी बैठा है। तो जो जिलाधिकारी है वो ना जैन है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, वो जिलाधिकारी है और संविधान के मिले शक्तियों को निर्वहन करने के लिए वहां पर बैठा हुआ है। तो वो संपत्तियों की देख रेख और नहीं करेगा, संपत्तियों की मॉनिटरिंग करेगा कि जिस संपत्ति की दावेदारी आपने किया हुआ है उसका खाता खतौनी सब सही है ना। क्योंकि कई लोग, अब जैसे उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूं और मतदाता भी मैं यूपी का हूं, तो यूपी में ही करूं, क्योंकि जो बहसें सड़क और संसद में निकली है वह यह निकली है कि यूपी चुनाव में एक्सपेरिमेंट करने के लिए किया जा रहा है और यूपी में सबसे ज्यादा बवाल होगा। सवाल भी यूपी से आया हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा 3000 पंजीकृत वक्फ बोर्ड है उत्तर प्रदेश में। 2500 कुछ एक के पास और 500 के करीब करीब एक के पास, मतलब CR0। मैं इनमें भी भेद करके अलग विषय नहीं खड़ा करूंगा। तो 3000 पंजीकृत वक्फ बोर्ड है और 12-12.5 लाख की दावेदारी है। अब मैं आपके सामने रख रहा हूं कि 3000 बनाम 12-12.5 लाख, आपको अंतर पता चला कितना है। अब 12.5 लाख संपत्तियों का विवरण तो उनको देना पड़ेगा ना, जिन्होंने कब्जा कर रखा है। तो वो बताएंगे कि 12 लाख संपत्ति को किसने वह वक्फ किया है और उसका कागज कहां है। असल में 12 लाख संपत्तियां कौन है? जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है कि बीमारी है, और इसी बीमारी का इलाज यह संशोधन है। क्योंकि हमने देखा है, मैं एग्जाम्पल हूं, मैं एक केस का विटनेस हूं। मेरठ में एक जमीन है अभी भी। मेरठ में पाकिस्तान का एक परिवार आया, 78-69 एकड़ जमीन है वो। मेरठ की वो जमीन दिल्ली के जमीन से महंगी है। मेरे एक जानकार उत्तर प्रदेश के बड़े ऊंचे ओहदे पर पहुंच गए हैं। हमारे एक आदमी ने उनकी पहचान की और मेरे पास आए, कहे कि राकेश भाई, मेरे चाची की एक संपत्ति है और वो बहुत पहले का है, कागज उगज है नहीं, पंजाब पाकिस्तान से हम लोग आए थे और ये वो दुनिया जहान। उन्होंने इतना मुझको बरगलाया कि मैं समझा कि यार वाकई कोई बात है।
तो मैंने अपने उस जानकार को फोन किया कि यार उनकी कोई संपत्ति है। उन्होंने बोला ठीक है मैं दिखवाता हूँ। 2 घंटे के बाद उनको फोन आया कि तुम उनको कैसे जानते हो। मैं बोला मैं नहीं जानता, हमारे अफसर हैं। और उन्होंने कहा, बोला उनका नाम फलाना खान है। बोला नहीं खान तो नहीं है यार, तो ब्राह्मण है। तो बोला उनकी माता जी खान थी क्या? वो जमीन मुसलमान का है और उस जमीन पर वहां के संसद का निगाह है, वहां के गुंडा का निगाह है, वहां का एक बहुत बड़ा नामजद कबाड़ी है उसकी निगाह है, और वो संपत्ति वो वक्फ बोर्ड का अधिकार है। अभी तक उस पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा जमा रखा है और उसमें तू दूरी रहो। तो मैं बोला अरे ये बात क्या है। तो फिर मैं उसको और डीप ज्ञान किया, क्योंकि मैं एक छोटा मोटा पत्रकार हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और समाज के विषय को उठाने का मुद्दा उठाता हूँ। तो मैं वहां स्वयं गया मेरठ में। तो मैं जो कार्यालय से पता किया तो वो एक बुजुर्ग महिला थी जो अभी जिंदा थी, उनसे मैं मिला हूं स्वयं। अभी वो जिंदा है कि मर गई मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी शायद जिंदा होंगे, उनकी अवस्था बहुत ज्यादा मरने वाला नहीं था। तो उन्होंने बताया कि जी देखिए जी हम लोग आए थे ना, तो ये हमारे परिवार के लोगों को ये जमीनें अलाट की गई थी। वो धीरे धीरे कुछ लोग कलरा में मर गए, कुछ लोग हैजा में मर गए, कुछ को गुंडों ने मार दिया। अब परिवार में एक मैं ही जिंदा हूं और चूंकि मैं मुसलमान हूं तो वक्फ वालों ने कहा है कि हमको दे दो, लेकिन हमने किसी को दिया नहीं है। तो एक कोने पर कबाड़ी ने कब्जा किया है, एक कोने पर उन्होंने किया। अब वक्फ वालों ने कह दिया कि ये मेरा है, तो अब कोई इसको ले नहीं रहा है, वक्फ वालों की हो गई है। तो ऐसी प्राइम लोकेशन की जमीन है। लखनऊ में एक बहुत बड़ा तालाब है, उसके नाम से जगह भी है, फलाना तालाब, में नाम नहीं रखूंगा। वो पूरा का तालाब वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। थोड़ा और हंस लीजिए, संसद जो है जिसमें इस सब बात की बहस हुआ, उसकी पुरानी बिल्डिंग और जो नई बिल्डिंग जहां ये बहस हुआ था, वक्फ बोर्ड ने उस पर दावेदारी किया है। भारत में देश आजाद से पहले वो संसद पुराना वाला बन गया था, लेकिन वक्फ बोर्ड ने कहा है कि यह मेरी संपत्ति है। अभी जो कुंभ हुआ था, वक्फ बोर्ड ने कहा था कि पूरा कुंभ क्षेत्र मेरे जमीन पर बना हुआ है। कागज नहीं दिखाएंगे और सबको अपनाएंगे कि बीमारी के वजह से वक्फ बोर्ड की संशोधन में लोगों को पीड़ा हो रहा है। अब मेरा मूल प्रश्न क्या, सर्वोच्च न्यायालय इसको क्या करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय संपत्तियों की गणना करने का राइट अधिकार नहीं रखता, वह जिलाधिकारी करेगा। वो राज्य का मामला है, राज्य का विषय है। एक ऑब्जेक्शन और उठा है कि यह राज्य का मामला था, इसमें केंद्र ने संशोधन क्यों किया। तो एक बात आपको बता दूं कि कोई भी संविधान का संशोधन केंद्र ही करता है। पूरे देश भर में आईपीसी एक ही लागू है, जबकि लॉ एंड ऑर्डर राज्य का मामला है, लेकिन आईपीसी संसद से बनता है। अभी भी जो भारत कानून बना हुआ है वो भी संसद से ही बनता है। पोटा का कानून राज्य लगाता है, लेकिन वो संसद से अमेंड होता है। जो एनआईए होती है, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, वह राज्य सरकार इंप्लीमेंट करती है, लेकिन वो केंद्र सरकार से अमेंड होता है। सुप्रीम कोर्ट इन सब चीजों को देखेगा। मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से वक्फ बोर्ड पर किसी तरह की रियायत की उम्मीद मैं एक कानून के विद्यार्थी होने का नाते समझ रहा हूं कि नहीं मिलेगा। और अगर मिलता है तो एक बात स्पष्ट हो जाएगा कि सिनेमा का वो डायलॉग कि सरकार चाहे जिसकी हो, सिस्टम तो हमारी है, वह बात प्रमाणित हो जाएगी। और अगर इस मामलों में प्रमाणित हो जाएगी तो सवाल तो उठेंगे, बवाल भी उठना लाजमी है। देखने वाली बात है कि क्या होता है। अंत में 2 बातें और बता देता हूं कि इन सब चीजों में सिर्फ मुंह दिखाई का मामला चल रहा है और किसी का नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व कांग्रेस की होने वाली अध्यक्ष और हो चुके अध्यक्ष, तीनों लोग संसद के सदस्य हैं, मतदान के टाइम में गैरहाजिर थी। मुंह दिखाई के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में कोर्ट में जाकर के अपना फेस सेविंग कर रहे हैं। कुछ लोगों ने संसद में मतदान देने का दिखावा किया और रिजाइन करने का भी दिखावा कर रहे हैं। जनता दल यू उसमें एक पार्टी है। जयंत चौधरी के भी एक छुट भैया नेता ने रिजाइन किया है। और जब जयंत ने पूछा ये कब हमारे पार्टी में था, कहाँ का है, तो पता चला कि किसी गांव की गली का एक नेता है। जैसे आजकल एक गाड़ी सोशल मीडिया पर बड़ा मशहूर है, उस पर लिखा हुआ है कि पूर्व मॉनिटर क्लास 3, मतलब वो कक्षा 3 में मॉनिटर था। वो इतना बड़ा डिजिग्नेशन है कि उसने थार गाड़ी में बड़ा सा बोर्ड लगवा दिया है। हम भी दिल्ली में घूमते हैं तो बड़ी महंगी गाड़ियों में लिखा होता है कि महासचिव
सौरभ विहार गली नंबर 3 मकान नंबर 1 रूम नंबर 6 के दूसरे कमरे का। इसी तरह के लोगों ने रिजाइन किया है, जिसको समाचार चैनल कह रहे हैं कि बहुत बड़ा पदाधिकारी ने रिजाइन किया है। होना जाना कुछ नहीं है, यह सिर्फ सेविंग का मामला है। अब यह सच्चाई है कि जिन लोगों ने 1 लाख रुपए किराए की संपत्ति को 1000 में किराया दिया है और बाकी का रुपया अपने घर में दबाया हुआ है, उन लोगों की परेशानी बढ़ेगी। और अब यह निर्विवाद रूप से बीता हुआ विषय हो गया है। अब वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 लागू है। राष्ट्रपति महोदय के साइन के बाद केंद्र सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी, तब से यह कायम हो जाएगा। लेकिन बाबा बुलडोजर नाथ पहले ही जिलाधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं। राष्ट्रपति के साइन का भी इंतजार उन्होंने नहीं किया कि ये काम करो, जिले में जितने वक्फ के नाम पर कब्जा कोई संपत्तियां है उसकी सूची तैयार करो और कागज मांगो। और जब बुलडोजर बाबा कागज मांगते हैं तो उसका परिणाम सबको पता है। परेशानी यही है। आगे आगे देखते हैं कि होता है क्या। मामला यह होगा कि सरकार चाहे जिस लोग सिस्टम हमारी हो या संविधान और सिस्टम एक करेगा, यह देखा जाएगा। हम भी देख रहे हैं, आप भी देखिए। तब तक आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो रामनवमी की पूर्व संध्या पर। कल भगवान राम का अवतरण दिवस है, कल रामनवमी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम आप सबके जीवन में सुख समृद्धि और शांति लाए, आपसी सौहार्द लाए। इन्हीं उम्मीद के साथ मैं राकेश परमार आप सबको जय श्री राम बोलता हूँ। वंदे मातरम और भारत माता की जय।